कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपोजिशन के लिए एक जाल बिछाया जा रहा था और माइनस इमरान की चक्कर में वो इस जाल में फंस गए हैं। पूछते हैं एहसन इकबाल साहब से, जो नून लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और एक सीनियर लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आज आप अदालत के अंदर भी थे, तो जो आप लोगों की ख्वाहिश है कि फुल कोर्ट हो, क्या उसके ऊपर अदालत कोई फैसला करेगी? देखिए, आज अदालत ने तो तकरीबन चीफ जस्टिस साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा है कि हम ही मजाज हैं और हम इसका फैसला कर सकते हैं, और फुल कोर्ट का मतलब ये होगा कि तमाम जज साहिबान का वक्त इसमें लगे, तो इसकी उन्होंने इजाजत नहीं दी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये केस जो है ये पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन उसकी मुतय्यन करेगा कि क्या आइन शिकनी के रास्ते पे ये मुल्क चलेगा या आइन की कोई हुर्मत रह जाएगी। मैं सुन रहा था गुफ्तगू कई नेशनलिस्ट की कि जो ये बात कह रहे थे कि हमारे लोग कहते थे कि इस मुल्क में कभी आइन की हुर्मत कायम नहीं रहेगी। क्या हम पाकिस्तान के दुश्मनों को और पाकिस्तान के उन लोगों को कि जो इस पे यकीन नहीं रखते कामयाब होने के लिए सच्चा साबित करेंगे, या हम ये साबित करेंगे कि इस मुल्क में आइन एक मुकद्दस दस्तावेज है जो 22 करोड़ अवाम के इत्तफाक और इत्तेहाद की मजहर है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई नजरिया जरूरत नया नहीं गढ़ा जाएगा। और बहुत ये ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट एंड क्लियर केस है कि स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने इंटायर ऑपोजिशन के ऊपर गद्दारी का फतवा सर्टिफिकेट झाड़ दिया है। मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूं, मुझे फख्र है अपनी पाकिस्तानियत पे, और ये मेरी तौहीन ही नहीं है, मेरे उन 1,60,000 नारोवाल के अवाम की तौहीन है जिन्होंने मुझे वोट देके कौमी असेंबली में भेजा है। नहीं, यकीनन एहसन साहब, इसके ऊपर तो आज फारूक नाइक साहब भी बात कर रहे थे, मगर एक बताइए, एक तो अदालत के अंदर केस चल रहा है, मगर मुझे ये बताइए, आपके ही कॉलीग से बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो एक आपका प्लान था कि अबूरी हुकूमत बनेगी, वो शायद अब होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ ने यह भी कह दिया है कि जी रिटायर्ड जस्टिस गुलजार साहब जो हैं उनको नामजद कर दिया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो क्या आपको एक्सेप्टेबल होंगे? मुनीज़े, मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुझे इनकी पैरेलल गुलेन मूवमेंट जो है तुर्की की, वो नजर आती है कि ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करके, पेनिट्रेट करके स्टेट कैप्चर करना चाहते हैं। और इस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम देने का मकसद भी यह है कि वो हाल ही में चीफ जस्टिस के मनसब से रिटायर हुए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होना चाहते हैं उनके जरिए से। मैं इस तरह इसको देखता हूं। अगर ये बात नहीं है कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर मैनिपुलेट करके किसी तरह असरअंदाज हों। इसी तरह जो उनके हमायती रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उनकी एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं कि जिससे ये फौज के इदारे के ऊपर भी असरअंदाज होने की, सियासी अपने डॉक्ट्रिन को वहां पे भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सीधी और सादा बात है, इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपोजिशन ने एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। आपने जो भी इनका क्लिप सुनाया, बड़े ये बनते हैं मसीहा और रिफॉर्मर, ये कहते हैं कि जमीर फरोशी का फैसला होना चाहिए। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने पंजाब असेंबली के अंदर जब मुस्लिम लीग नून के एमपीएस को बनी गाला में बुलाकर उनके गलों में पीटीआई के पटे डाले थे, या मार्च के महीने, पिछले महीने आपने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ एमपीएस के साथ मुलाकात फरमा के उन्हें डेवलपमेंट फंड दिए थे, तो जनाब वो कौन सा आपने हलाल काम किया था अगर आपके बकौल ये जमीर फरोशी है? जी, मगर एहसन साहब चूंकि अभी आगे जो है धुंधला सब कुछ नजर आ रहा है, साफ नजर नहीं आ रहा। आप चूंकि सियासत में इतने अरसे से रह चुके हैं, क्या मैं फिर से पूछूंगी, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्टेबल होंगे? और आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त कोई भी जो है इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है, आप लोगों की जो बातचीत भी एमक्यूएम के साथ हुई वो इसके ऊपर हुई कि जी कैसे हमने सेंसस को करना है, फिर आपने इंतखाबी इस्लाहात भी करने,
तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो फिर कुछ अरसे रहेगी और शायद वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो? देखिए, इस बात को तो बहुत देर से कई लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जरिए प्रमोट करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल इस वक्त हैं और जिस दलदल में इमरान खान साहब ने हमें धंसा दिया है, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत पाकिस्तान को इससे नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान को जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके लिए आपको अवाम की तायद की जरूरत है। अगर अवाम उन रिफॉर्म्स की पुष्ट के ऊपर नहीं होंगे तो आप 2 आने की रिफॉर्म्स भी नहीं कर सकते। मगर क्या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आने का खदशा है आपको? जी, ये खदशा, ये थ्योरियां तो हर वक्त मार्केट में रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अवाम के अंदर अवेकनिंग है, जो सिविल सोसाइटी के अंदर अवेकनिंग है, उसके पेश नजर शायद इस किस्म के फॉर्मूले कारआमद नहीं होंगे और नामुमकिन हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत वाज़ेह एक बात का फैसला होना है कि क्या आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता है बगैर किसी को सुने और किसी की हुब्बुल वतनी को गद्दारी में आप स्पीकर को ये इख्तियार दे सकते हैं कि जिसको चाहे वो फतवा लगा के गद्दार करार दे दे? ये नहीं हो सकता। क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि आर्टिकल 95 जो आइन का एक ऑपरेटिव हिस्सा है उसको वो अपनी सवाबदीद के साथ मुस्तरद कर दे? नहीं हो सकता। मगर एहसन साहब देखिए, चूंकि अदालतों का जो किरदार रहा है अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा नहीं रहा हमारे तारीख के अंदर। माजी में भी हमने देखा जब 63A की जब रेफरेंस हुआ तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा चीफ जस्टिस साहब को और उनको कहा कि आपको चाहिए कि तमाम सीनियर जजेस को जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं या जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर आप सीनियर जजेस को शामिल करें। तो अगर फुल कोर्ट अभी नहीं होता तो क्या तहफ्फुजात हैं आपके और क्या उद्देश्य? तहफ्फुजात तो भी हों, मैं समझता हूं कि जो मौजूदा जज साहिबान इस बेंच पे बैठे हैं और जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। लेगेसी हमेशा के लिए रहती है और जो फैसले ये देकर जाएंगे वो हमेशा तारीख में डिस्कशन में आएंगे। आज आप देख लीजिए कि साकिब निसार साहब किस तरह जाके लोगों से छुप छुप के माफिया मांग रहे हैं और किस तरह वो उनका सोशल बॉयकॉट होता है जब वो तकरीबात के अंदर जाते हैं। जस्टिस मुनीर का क्या अंजाम हुआ था? इसी तरह वो जज साहबान के जो जस्टिस इरशाद हसन साहब का क्या अंजाम हुआ था? लेकिन उसके साथ जस्टिस भगवान दास भी हैं, जस्टिस कार्निलियस भी हैं कि जिनके नाम आज भी तारीख के अंदर जिंदा है। जस्टिस दुराब पटेल भी हैं। देखिए, जस्टिस दुराब पटेल भी हैं जी। तो मैं समझता हूं कि आज हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमारे मौजूदा जज साहिबान एक बहुत बड़ी तारीख की जिम्मेदारी या बोझ लेकर खड़े हैं और इस मुल्क की एक बुनियाद है, वो इस मुल्क का आइन है। अगर हमने इस मुल्क में आइन की हुर्मत को इसी तरह पामाल किया, खुदा ना खास्ता इस मुल्क की फेडरेशन जो है वो इतनी कमजोर हो जाएगी कोई उसका दिफा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये सबका फर्ज है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फर्ज है कि इमरान खान की इस आइन शिकनी के ऊपर जो उसने सिविलियन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है वो अपनी आवाज बुलंद करे, अपने आइन के साथ खड़ा हो। क्योंकि आइन होगा तो पाकिस्तान होगा और अगर आइन नहीं होगा तो कोई पाकिस्तान की इत्तेहाद की जमानत नहीं दे सकता। एहसन साहब, चूंकि आप वजीर दाखिला भी रह चुके हैं तो वजीर आजम इमरान खान ने ये भी कहा कि जो वो खत है जिसका वो जिक्र करते हैं जो अमेरिका से आया है, केबल है वो, उन्होंने कहा कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, कमेटी के सामने रखा और उधर ये फैसला हुआ कि ये साजिश हो रही है। तो उसके बाद जो नंबर गेम है वो मैटर ही नहीं करती, डजंट रियली मैटर। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर जो अस्करी क़यादत है वो उनके साथ थे जब उन्होंने ये अमल किया और असेंबलीज को डिसॉल्व किया? क्या वो जानते थे? देखिए, मैंने तो इस बारे में ट्वीट भी किया है और मैंने मिनट्स वो जो उसकी डेक्लेरेशन थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वो भी पढ़ी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहीं अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इस हुकूमत को टॉपल करने की साजिश का जिक्र नहीं है। और अब इमरान खान साहब जो बरमला ये कह रहे हैं कि फौज अफवाज के सरबराहान की मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात को इंडोर्स किया है कि उनकी हुकूमत को ढाने के लिए तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की सूरत में बैनुल-अक़वामी साजिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि DG ISPR का ये फर्ज है कि वो इस चीज के ऊपर वजाहत करें
कि वहां पर इनको क्या कहा गया था, क्योंकि मेरी इतलात यह है कि सिक्योरिटी के इदारों ने इनको कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी टॉपल करने की साजिश हो रही है। अच्छा। लिहाजा